So hi guys, today we are going to revise chapter number 2 of forensic audit, which is fraud and audit. So the main lesson outlines are modern day scenario of forensic audit, leading way to emergent, and fundamentals of forensic audit, elements of fraud, kinds of fraud, corporate frauds and insight, recent cases and directors' responsibilities relating to fraud, development of cyber world, and lesson का summary. So these are the key highlights of the chapter number 2 which is given in the module, and उसी के अकॉर्डिंग ही मेरा यहाँ पे नोट्स जो बना हुआ है हैंड रिटन वो भी वैसा ही है, जैसे मॉडर्न डे सिनेरियो, एज यू कैन सी हियर, मॉडर्न डे सिनेरियो, फॉरेंसिक ऑडिट, लीडिंग वेव एंड फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट. मतलब मेन जो अच्छे से उसको समराइज करके बनाया हुआ है ये नोट्स, बट ये मॉड्यूल को ही बेस रख के बनाया हुआ है. सो इट इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मॉड्यूल. सो लेट्स रिवाइज फ्रॉम द नोट्स इटसेल्फ. सो मॉडर्न डे सिनेरियो में क्या दिया हुआ है ना, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिया फॉर प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ फ्रॉड्स इन इंडिया. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च संकल्प से सिद्धि scheme, which is attainment through resolve, which aims at good corporate governance. So what is the aim of Sankalp Siddhi? The aim is to promote good corporate governance. And how can we attain good corporate governance? It will be via transparency. ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए कि मतलब जो भी आप अपना डिसीजंस ले रहे हो बिजनेस में वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए, और शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स को सब पता होना चाहिए. गवर्नेंस मीन्स हाउ यू रन योर कंपनी, व्हाट आर द पॉलिसीज एंड व्हाट आर योर मतलब बिलीव्स, एंड कंपनी का क्या मतलब पॉलिसी है रिगार्डिंग देयर फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोसेसेस इन द कंपनी, और कंप्लायंसेस कैसे आप एडहेयर कर रहे हो, जैसे जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है उसको आप एडहेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो. एंड अकाउंटेबिलिटी, यू आर अकाउंटेबल टू द सोसाइटी एंड टू योर स्टेक होल्डर्स एज अ कंपनी. एंड कॉर्पोरेट कल्चर शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड डिसेप्शंस. अगर ये सारा 5 एलिमेंट्स रहेगा देन वी कैन अटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एंड देन द मिशन और द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज संकल्प से सिद्धि विल बी फ्रूटफुल. So coming to the second point, which is forensic audit, leading way to emergent economy. See, good governance, transparency plus accountability can be ensured via forensic audit. ठीक है. forensic audit का क्या रोल है इन good governance? forensic audit जो है ना, which it promotes transparency and accountability. क्या होता है अगर किसी कंपनी में अगर हम लोग forensic audit करवा दें 1 साल में, तो मतलब जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनके मन में बैठ जाता है कि मतलब यहाँ पे बहुत ही हाई मतलब कंट्रोल है और कुछ भी यहाँ पे मतलब फ्रॉड करने का कोई चांसेस ही नहीं है. तो क्या होता है एम्प्लॉयज़ अपना अकाउंटेबल रहते हैं कि हाँ हमको मतलब अपना काम अच्छे से करना है एंड आई शुड नॉट इंडल्ज इन एनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी. सो ये एम्प्लॉय के मन में रहता है. एंड सी, RBI मेड फॉरेंसिक ऑडिट मस्ट फॉर लार्ज एडवांसेस एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ अकाउंट्स. ठीक है. द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर emphasize need for forensic audit. ठीक है. तो ये जो है ED एंड SFIO वो लोग emphasize किए कि the need of the forensic audit. क्यों? क्योंकि बहुत सारे corporate frauds हुए इंडिया में which felt the need of the forensic audit due to rise in money laundering भी बहुत हो रहा था, and willful defaults of bank loans बहुत bad assets बन रहे थे. मतलब कोई भी लोन ले रहा था बट रीपे नहीं कर रहा था, तो उसका इम्पैक्ट बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में बहुत ही नेगेटिव हो रहा था. तो उसको रोकने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट बहुत ही ज़रूरी है. रेगुलेटरी रिफॉर्म्स फॉर इन्हेंसिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री ऑल्सो इंक्रीजेस इम्पोर्टेंस ऑफ ये फॉरेंसिक ऑडिट इन कंट्रीज फाइट अगेंस्ट फाइनेंशियल ऑफेंडर्स कौन कौन हो सके, जैसे नीरव मोदी हुआ, मेहुल चोकसी. सो ये लोग क्या हुआ, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स फॉर इन्हेंसिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ कंट्री. जैसे जैसे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे जैसे स्ट्रिक्ट लॉज आ रहे हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थी एज़ कम्पेयर टू कंपनीज एक्ट 1956. तो जैसे जैसे नीड ऑफ द आवर हो रहा है वैसे ही एक टाइम आएगा जब फॉरेंसिक ऑडिट भी कंपल्सरी हो जाएगा फॉर अ कंपनी. ठीक है. क्यों? क्योंकि क्राइम इतना बढ़ रहा है, फॉरेंसिक एंड अकाउंटिंग क्राइम्स इतने बढ़ रहे हैं कंट्री में. सो उनको रोकने के लिए गवर्नमेंट हैज़ नो ऑप्शन, but in future there might be a possibility that forensic audit is the way to ensure that the company is functioning properly and securely.
So what are the fundamentals of forensic audit? Yeah, fundamentals, by the word fundamentals we mean what are the pillars on which forensic audit stands, or key elements of forensic audit. So first is the audit. Audit, we know that it is an independent examination of financial statements so as to give an assurance to the stakeholders that the financial statements as a whole are free from material misstatements. Okay, so audit is examination of evidence. Example, forensic audit of sale record to determine the quantum of rent owing under a litigated lease agreement. ठीक है, किसी भी एक मतलब कंपनी का हम लोग सेल्स रिकॉर्ड को हम लोग फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं उसका, ताकि हम लोग जान पाएँ कि कितना रेंट लीज के अकॉर्डिंग, लीज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी को मिलना है या पे करना है. ठीक है. इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन, व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन स्किल्स हम लोग यूज़ करते हैं in a manner that outcome will have application of a court to law. So इसमें मतलब क्या है ना, इन्वेस्टिगेशन हम लोग ऐसा स्किल्स अपना यूज़ करते हैं, ऐसे एविडेंसेस हम लोग कलेक्ट करते हैं जिसको हम लोग वी कैन प्रेजेंट इट बिफोर अ जुडिशरी या कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है. एग्रीड अपॉन प्रोसीजरल इंगेजमेंट. एरियाज वेयर रिपोर्टिंग बाय फॉरेंसिक ऑडिटर इज मस्ट. वो हम लोग क्या रहता है ना, आपके उसमें मेंशन रहता है, आपका जो एग्रीमेंट रहता है उसमें मेंशन रहता है कि आपको किस किस एरियाज़ पे आपको मतलब पर्टिकुलरली ध्यान देना ही है. जैसे मानो डेटर्स पे, अगर कंपनी को लग रहा है डेटर्स पे फ्रॉड हो रहा है या सेल्स में फ्रॉड हो रहा है, तो वो आपको वो एरियाज़ बता देंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन और सेल्स, डेटा मैनेजमेंट, पार्टीज़ को आपको इवेलुएट करना है, उनको इंटरव्यू करना है, वो सब बताते हैं वो इंगेजमेंट लेटर में कि व्हाट इज़ द ड्यूटीज़ ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर. ठीक है. सो इट इज़ एग्रीड अपॉन प्रोसीजरल इंगेजमेंट. मैनेजमेंट जो हायर कर रही है फॉरेंसिक ऑडिटर को, वो दोनों ही पार्टीज़ एग्री कर रहे हैं कि हाँ हम ये ड्यूटी टेकअप कर रहे हैं ऑफ गेटिंग इनटू द फॉरेंसिक ऑडिट. ठीक है. और कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोएक्टिव सर्च फॉर फ्रॉड. प्रोएक्टिव सर्च फॉर फ्रॉड क्या होता है? मान लो स्टैट्यूटरी ऑडिट में हम लोग ये नहीं एज्यूम करके ऑडिट करते हैं कि फ्रॉड हुआ है तो उस हिसाब से हम लोग चेक करें, नहीं. बट यहाँ पे क्या हम लोग यही मान के चलते हैं कि फ्रॉड हुआ है या हो रहा है या फ्यूचर में हो सकता है, उस हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं पूरा. एंड किसी पे भी ब्लाइंडली रिलाई नहीं करते हम लोग. ठीक है. तो हम लोग पूरा अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन कि ये इश्यूज़ हैं इन द कंपनी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ फ्रॉड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. इसमें क्या होता है, देखो फ्रॉड इज़ एन इंडिपेंडेंट सिविल ऑफेंस भी है और क्रिमिनल ऑफेंस भी है. अंडर द कंपनीज एक्ट फ्रॉड इज़ ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस. ठीक है. बट इट ऑल्सो अपीयर्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट्स as means used to gain legal advantage or accomplish a crime. ठीक है. Example, it is fraud for a person to make false statement on a license application in order to engage in regulated activity. ठीक है. Like see, regulated activity क्या होगा? ड्राइविंग 4-व्हीलर या कार. ठीक है. एंड लाइसेंस एप्लीकेशन मतलब वही आपका ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन पे आप क्लेम कर रहे हो कि यू आर above the age of 18 but you are not. So it is fraud for a person to make false statement. ये false statement भी कई बार क्या होता है, it amounts to fraud. ठीक है. ताकि आप इस fraud से क्या करना चाहते हो, इस false statement से आप legal advantage लेना चाहते हो to accomplish a crime. ठीक है. crime क्या है कि आप false statement देके ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो. ठीक है. So this is the example. A person who did so would not be convicted of fraud. Rather fraud would simply describe the method used to break the law or regulation requiring the license. ठीक है. तो हम लोग क्या होगा ना, उस पर्सन को फ्रॉड नहीं बोलेंगे, बट क्या होगा, वो जो प्रोसेस, वो जो फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है वो, और टू इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द लाइसेंस, उसको हम लोग बोलेंगे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी. ठीक है. सो क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए जब फ्रॉड होगा, तो 5 एलिमेंट्स बताया गया कि ये अगर 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है देन ओनली इट विल अमाउंट टू फ्रॉड. ठीक है. सो फ्रॉड मस्ट बी प्रूव्ड बाय शोइंग द डिफेंडेंट्स एक्शंस इन्वॉल्व. डिफेंडेंट मतलब वही जो पर्सन हु इज कमिटिंग द फ्रॉड. ठीक है. अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट लाइक एज इज बिलो द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट दैट इज बिलो द 18 ईयर्स. ठीक है. या फिर वो जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि मतलब उसका मतलब डिस्क्लोज नहीं किया कि द हाउस वॉज मॉर्टगेज्ड एंड उसी हाउस को वो सेल कर रहा है, और जिसको सेल कर रहा है वो बताया नहीं कि दिस हाउस इज़ नॉट फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस और चार्ज, वो ऑलरेडी बैंक के पास मॉर्टगेज्ड है ना. देन हाउ कैन द सेल टेक प्लेस. तो वही चीज़ अगर फॉल्स स्टेटमेंट किया, बताया नहीं ऑफ अ मटेरियल फैक्ट जो बताना चाहिए था, है ना. नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट
दैट स्टेटमेंट इज़ अनट्रू, और जो फ्रॉड कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि वो जो बोल रहा है या वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ठीक है। इंटेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट टू डिसीव एलिज्ड विक्टिम, और इंटेंशन क्या होना चाहिए यहाँ पे कि दूसरे को चीट करना या फिर उसका क्या होना चाहिए, चीटिंग करना या डिसीव करना किसी विक्टिम को, ठीक है। जस्टिफिएबल रिलायंस बाय एलिज्ड विक्टिम ऑन द स्टेटमेंट, ओके। सो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होना चाहिए ना कि जो विक्टिम होना चाहिए ना वो उसके बाद में आ जाना चाहिए और उसको ट्रू मान लेना चाहिए, ठीक है, तभी वो इट विल अमाउंट टू फ्रॉड। एंड फिफ्थ क्या है, इंजरी टू द एलिज्ड विक्टिम एज अ रिजल्ट, और जो भी विक्टिम है उसको क्या होना चाहिए, कोई भी इंजरी या लॉस या हार्म होना चाहिए, देन ओनली दिस विल अमाउंट टू फ्रॉड। तो 5 एलिमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, एक तो फॉल्स स्टेटमेंट होना चाहिए ऑफ मटेरियल फैक्ट, सेकंड क्या है, नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट दैट स्टेटमेंट इज़ अनट्रू, मतलब क्या है, पहले सबसे पहले क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट करो आप किसी भी चीज़ का, और या फिर मटेरियल फैक्ट को आप छुपाओ, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि जो भी आप फ्रॉड कर रहे हैं उसको पता होना चाहिए कि वो गलत काम कर रहा है, ठीक है, उसकी नॉलेज में होना चाहिए ये चीज़। और इंटेंशन क्या होना चाहिए ऑफ द फ्रॉड पर्सन कमिटिंग फ्रॉड, कि उसका इंटेंशन ही होना चाहिए कि सामने वाली पार्टी को चीट करना या डिसीव करना या धोखा देना, है ना। और फोर्थ क्या है कि जो विक्टिम है वो उस सामने वाले पर्सन की बात को सच मान लेता है या उसकी बातों में आके कोई काम करता है, ठीक है। और फिफ्थ क्या है, इंजरी होना चाहिए किसी भी विक्टिम का, इंजरी बोले तो लॉस होना चाहिए, या फाइनेंशियल हो सकता है या फिर किसी भी टर्म्स में लॉस होना चाहिए उसका, किसका, विक्टिम का, फ्रॉम द एक्शन ऑफ द पर्सन कमिटिंग द फ्रॉड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट्स। नॉट ऑल फॉल्स स्टेटमेंट आर फ्रॉडुलेंट, सारे जो भी फॉल्स स्टेटमेंट, मान लो आज मैं बोलता हूँ कि आज बारिश हुआ मेरे यहाँ, मेरा दोस्त कोई आउटस्टेशन रहता है, मैं उसको बोला आज बहुत बारिश हुआ, और हम लोग एक शर्त लगाते, बेट लगाते कि अगर यहाँ आज बारिश हुआ तो फिर वो मेरे को 500 देगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर मैं उसको 500 दूंगा। तो फिर अगर वो मेरे को, मैं झूठ बोलता हूँ कि मतलब कि यहाँ बारिश हो रहा है एंड वो, तो इट्स नॉट अ फ्रॉड एक्टिविटी, ठीक है। सो नॉट ऑल फॉल्स स्टेटमेंट्स आर फ्रॉडुलेंट, ठीक है। टू बी फ्रॉडुलेंट इट मस्ट रिलेट टू अ मटेरियल फैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का मटेरियल फैक्ट है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। शुड सब्सटेंशियली अफेक्ट अ पर्सनस डिसीजन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा कोई बात छुपाना चाहिए कि उससे हो सकता है कि वो पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट करे भी या ना करे। जैसे मान लो मैं आज कोई भी एक पर्सन एक्स, ठीक है, एक्स पर्सन जो है वो वाई को सेल कर रहा है कुछ भी, ठीक है, मिस्टर एक्स जो है ना वो सेल कर रहा है हाउस अपना मिस्टर वाई को, बट वो बता रहा नहीं है कि ये जो हाउस है इट इज़ ऑलरेडी मॉर्गेज विद द बैंक, ठीक है, ये बैंक के पास ऑलरेडी इसके कागजात हैं, बट ही इज़ सेलिंग इट टू वाई। तो ये क्या हुआ, मटेरियल फैक्ट है। अगर मिस्टर वाई को पता चल गया कि ये एक्स का जो हाउस है वो ऑलरेडी जो है ना मॉर्गेज है विद बैंक, तो फिर क्या होगा, वो नहीं खरीदेगा उस घर को। बट वो मिस्टर एक्स जो है वो बताया नहीं उसको कि इट इज़ ऑलरेडी मॉर्गेज टू बैंक, तो सो मिस्टर वाई जो है वो इन गुड फेथ बाइज द हाउस। सो इस केस में क्या हो रहा है कि इट मस्ट रिलेट टू मटेरियल फैक्ट जो रिलेटेड है विद द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ हाउस, ठीक है। एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट द हाउस इज़ मॉर्गेज्ड, तो वो क्या एक सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सो उसका क्या होना चाहिए, मटेरियल फैक्ट को हाइड करो या फिर उसको झूठ बोलो, तब इट अमाउंट्स टू फ्रॉड, ठीक है। डिफेंडेंट मस्ट नो दैट द स्टेटमेंट इज़ अनट्रू मेड विद द इंटेंशन टू डिसीव विक्टिम। सो क्या होता है, जो भी फ्रॉडलेंट पर्सन है ना उसको पता होना चाहिए कि ये गलत है, ठीक है, ये झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है, और उसका इंटेंशन होना चाहिए टू डिसीव या चीट द विक्टिम, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट मस्ट बी मेड विद द इंटेंट टू डिप्राइव द विक्टिम ऑफ सम लीगल राइट्स, ठीक है। अब जो भी जैसे मान लो वही घर का हम लोग एग्जाम्पल लें, तो मिस्टर एक्स बता रहा नहीं है कि उसका जो हाउस है वो ऑलरेडी मॉर्गेज है विद अ बैंक, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे उसने लोन लिया है, बट क्या हो रहा है, वो उसका मिस्टर वाई को क्या हो रहा है, उसका लीगल राइट ऑफ ओनरशिप से डिप्राइव कर रहा है इनडायरेक्टली, है ना। सो यहाँ क्या होना चाहिए कि लीगल राइट से कुछ लॉस होना चाहिए उसको, किसको, विक्टिम को। विक्टिम्स रिलायंस मतलब भरोसा ऑन फॉल्स स्टेटमेंट मस्ट बी रीजनेबल, ये नहीं कि आंख बंद करके भरोसा कर लिया विक्टिम, ठीक है, ऐसा मतलब ऑलरेडी ये बात सही है कि मिस्टर वाई हैज़ द रीज़न टू बिलीव दैट द हाउस इज़ फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस या चार्ज। क्यों, क्योंकि ये अगर इनकम्बरेंस या चार्ज है तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ मिस्टर एक्स टू इन्फॉर्म टू मिस्टर वाई that it is already mortgaged and so he cannot sell the house. So victim should rely on the false statement of the person committing fraud in a reasonable manner, and he should use his professional skepticism. He should not blindly believe the fraudulent person.
सो द नेक्स्ट एलिमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट मस्ट कॉज द विक्टिम सम इंजरी. इंजरी बोले तो लॉस होता है. दैट लीव्स हिम इन अ वर्स पोजिशन देन शी और ही वॉज इन द बिफोर हैंड. सपोज मिस्टर वाई वो घर खरीद लेता है मिस्टर एक्स से, तो क्या होगा ना, उसका पहले जो था उसके पास एटलीस्ट 20 लाख रुपीज़ था, अगर वो 20 लाख में घर खरीद रहे है ना. बट आफ्टर परचेजिंग द हाउस ना तो उसके पास घर रहा, ना उसका 20 लाख भी मिस्टर एक्स को मिल गया है ना. सो इट इज़ इन द वर्स्ट पोजिशन. तो ये कंडीशन है फॉर. सो कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज कैन मेक अ डिफरेंस. ठीक है, अगर किसी पार्टीज में क्या रिलेशन है बायर एंड सेलर में, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि फ्रॉड हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, कैसे देखो, इफ़ अ कार सेलर, ठीक है, विद द बैड इंजन टेल्स द बायर दैट द कार इज इन एक्सीलेंट रनिंग कंडीशन, अ कोर्ट इज़ मोर लाइकली टू फाइंड फ्रॉड. फ्रॉड कब मानेगी कोर्ट? अगर सेलर एक ऑटो मैकेनिक है एज अपोज टू अ सेल्स ट्रेनी. ठीक है, रिलेशन क्या है? अगर कोई ऑटो मैकेनिक सेल कर रहा है ना कार को, और वो झूठ बोलता है कि ये कार तो बहुत अच्छी है, उसका इंजन भी बहुत अच्छा है, बट इनफैक्ट बैड इंजन होता है उस कार का, तो क्या होगा, कोर्ट फ्रॉड कब मानेगी इजीली? अगर वो कोई ऑटो मैकेनिक कर रहा हो. ठीक है, बट अगर कोई सेल्स ट्रेनिंग कर रहा हो तो उसको तो ना पता है कि अंदर घुस के थोड़ी ना देखा वो किस कैसा है इंजन, कैसा नहीं है. सो कोर्ट विल नॉट एज्यूम फ्रॉड प्राइमा फेसी. बट इन केस ऑफ ऑटो मैकेनिक द प्राइमा फेसी ही इज एक्सपेक्टेड टू हैव knowledge of the parts of the car. So in this case the court will assume that fraud exists in case of auto mechanic. And seventh, a statement need not be affirmative to be fraudulent. ठीक है, कोई झूठी मतलब नहीं बोलना होता है डायरेक्टली. अगर कोई मतलब मान लो नेगेटिव वे में भी कुछ बोला है ना, तब भी क्या होता है कि उसको फ्रॉड अमाउंट हो सकता है. कैसे? व्हेन अ पर्सन हैज़ अ ड्यूटी टू स्पीक, साइलेंस में बी ट्रीटेड एज फ्रॉड. कैसे? जैसे मान लो इफ अ रियल एस्टेट एजेंट फेल्स टू डिस्क्लोज दैट अ होम इज बिल्ट ऑन अ टॉक्सिक वेस्ट डंप. ठीक है, द ओमिशन में बी रिगार्डेड एज फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट. फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट कैसे हो गया? क्योंकि वो बताया नहीं कि वो जो जगह बना हुआ था, जिसपे हाउस बना हुआ था जगह पे, इट वॉज अ टॉक्सिक वेस्ट डंप. ठीक है, तो वो इट नीडेड टू बी डिस्क्लोज इन द एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, बट ही डिड नॉट डिस्क्लोज दैट, सो इट विल अमाउंट टू फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट. Now coming on to the next part, kinds of fraud as per legal parlance. ठीक है, the basic difference between, so as per legal parlance kinds of fraud कितने होते हैं? as a civil wrong, fraud as a civil wrong and fraud as a criminal offense. ठीक है, so fraud as a civil wrong में क्या होता है ना, aggrieved party फाइल करता है कुछ भी उसके साथ अगर रॉन्ग होता है तो एक केस फाइल करता है. ठीक है, एंड जनरली इस सिविल केसेस में क्या होता है कि कंपनसेशन इज सॉट एज अ रेमेडी. ठीक है, एंड विक्टिम हैज़ टू प्रूव दैट समथिंग हैज़ रॉन्ग हैज़ टेकन प्लेस, या उसका कुछ लीगली रॉन्ग हुआ है या लॉस हुआ है. ठीक है, एंड एक्चुअल डैमेजेस यहाँ पे होना पड़ता है, तभी इट विल अमाउंट टू सिविल रॉन्ग. ठीक है, सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल फ्रॉड एंड सिविल फ्रॉड इज इन हु इज परसुइंग लीगल एक्शन इन द केस. ठीक है, एंड सी फ्रॉड एज अ सिविल रॉन्ग इज अ टॉट मतलब क्या होता है? रॉन्गफुल एक्ट लीडिंग टू लीगल लायबिलिटी. ठीक है, द रिक्विजिट एलिमेंट ऑफ इट जनरली आर इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या कंसीलमेंट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट होना चाहिए अपॉन विच द विक्टिम इज मेंट टू रिलाई. ठीक है, ये अगर होगा दो एलिमेंट, क्या क्या? इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर कंसीलमेंट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, देन इट विल अमाउंट टू टॉट. ठीक है, प्रूविंग फ्रॉड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज ऑफन सेड टू बी डिफिकल्ट सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ फ्रॉड नीड्स टू बी प्रूवन. ठीक है, वो जो 5 एलिमेंट्स हम लोग पढ़े थे वो सारा ही प्रूव करना पड़ता है, तभी जाके इट अमाउंट्स टू फ्रॉड. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन द कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रूव दैट फ्रॉड हैज़ टेकन प्लेस अगेंस्ट द विक्टिम. ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस. तो इसमें क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है. ठीक है, एंड पब्लिक प्रोसिक्यूशन हैज़ टू प्रूव कि कुछ गलत हुआ है. ठीक है, एंड इसमें नॉट नेसेसरी कि क्राइम में कि इसमें नेसेसरी नहीं होता ना कि ना आप देखो, इसमें क्या होता है ना कि अगर मान लो ज़रूरी नहीं होता कि फ्रॉड हो ही हो, फ्रॉड का ट्राई करना इज़ ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस. ठीक है, इट टेक्स मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, सम जनरल लाइक थेफ्ट बाई फॉल्स प्रिटेंस. ठीक है, या फिर सम स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ विक्टिम और मिसकंडक्ट लाइक बैंक फ्रॉड, फॉर्जरी, टैक्स इवेजन, ये सब. ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस, fraud under criminal offenses. ठीक है, elements of fraud as a crime similarly vary. ठीक है, the requisite element of perhaps most general forms of criminal fraud is that is theft by false pretense. ठीक है,
आर इंटेंशनल डिसेप्शन होना चाहिए ऑफ अ विक्टिम बाय फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विद इंटेंट ऑफ परसुएडिंग द विक्टिम टू पार्ट विथ हिज प्रॉपर्टी। से प्रॉपर्टी यहाँ क्या हो सकता है, कैश या हाउस, ठीक है। एंड विथ विक्टिम पार्टिंग विथ प्रॉपर्टी इंटेंडिंग टू कीप द प्रॉपर्टी विथ हिम, ठीक है। विक्टिम का इंटेंशन क्या होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी के साथ ही रहे, बट फॉल्सली क्लेम करके कोई सामने वाला पर्सन उससे उसका प्रॉपर्टी या कैश या घर ले रहा है, देन इट विल अमाउंट टू क्या, आपका क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है। इट इन्वॉल्व सेक्शन 421, 422, 423 एंड 424 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस एज ऑफ फ्रॉड एज अ सिविल रॉन्ग एंड फ्रॉड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। सो नाउ कमिंग ऑन टू द काइंड्स ऑफ फ्रॉड इन स्पेसिफिक टू इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सो इसमें क्या क्या मेन टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स हैं, हम लोग वो सब देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला क्या फ्रॉड है, बैंक फ्रॉड, ठीक है। सो हम लोग फिर क्या है, कॉर्पोरेट फ्रॉड, फिर इंश्योरेंस फ्रॉड, फिर साइबर फ्रॉड एंड फिर सिक्योरिटीज़ फ्रॉड, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं बैंक फ्रॉड, देखते हैं कैसे कैसे बैंक फ्रॉड्स कमिट हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम SMS के थ्रू या OTP ले लिया किसी का, वो सब के थ्रू हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या मतलब कि मतलब कुछ बैंक का बन के या बैंकर की तरफ से आप बन के, आप बैंक के मैनेजर बन के आप किसी कस्टमर को कॉल कर रहे हो, उसका पर्सनल डिटेल्स मांग रहे हो, तो आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। आप हो नहीं, उसको आप क्लेम करते हो कि आप हो, ठीक है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड फ्रॉड, ठीक है, ये तो पता ही अपने को सबको। चेक फ्रॉड, ठीक है, कि किसी का साइन कॉपी करके उस चेक पे fraudulent signature करके and then trying to withdraw the money from the person's account. So these are the main 4 types of bank frauds, ठीक है। corporate fraud में क्या होता है, देखो external fraud मतलब fraud which is committed by a third party and not by the persons within the employees or person within the organization or the employees, ठीक है। अब देखो इसी में देखो है ना, अब है क्या है इंटरनल और ऑक्यूपेशनल फ्रॉड। ये ऑक्यूपेशनल फ्रॉड क्यों बोलते हैं, जब भी कोई एम्प्लॉयज़ जो ऑक्यूपेशन में है वो इन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, तो उसको अंदर कंपनी अंदर जो फ्रॉड होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल या फिर ऑक्यूपेशनल फ्रॉड, क्योंकि वो ऑक्यूपेशनल पर्सन जो कि एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग कमिट करते हैं फ्रॉड। और वो कैसे कैसे कमिट कर सकते हैं, बाई करप्शन, ठीक है, किसी से घूस लेना, ब्राइब लेना। एसेट मिस एप्रोप्रिएशन, एसेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग एसेट का मिसयूज़ कर सकते हैं ऑफ द कंपनी, लाइक कैश को कोई चोरी करना या फिर एसेट्स को अपने घर ले जाना, कंपनी के एसेट्स को। या फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट्स मोस्टली क्या कौन कमिट करते हैं, जो हायर मैनेजमेंट पे रहते हैं, वो फॉल्सिफाई करते हैं अकाउंट्स को, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट का ही देखते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट में क्या क्या हो सकता है, फाइनेंशियल में क्या कर सकते हैं वो लोग, एसेट या रिवैल्यूएशन ओवर स्टेटमेंट, एसेट या रिवैल्यूएशन अंडर स्टेटमेंट, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं या कैसे अपने एसेट्स को बढ़ा सकते हैं, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। फिक्टिशियस रेवेन्यू मतलब मान लो कोई सेल हुआ नहीं है बट उसको वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहे हैं कि 1500 करोड़ का सेल हुआ है। कंसीलमेंट ऑफ लायबिलिटी, मान लो कोई कोर्ट की कोई ऑर्डर आया कि उसको किसी थर्ड पार्टी को पे करना है लायबिलिटी ऑफ डैमेजेस, मान लो 15 करोड़ रुपए, बट वो कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने को मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, लायबिलिटी उसका आया नहीं इनटू पिक्चर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं दे रहा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज एडहेयर नहीं हुआ। इम्प्रॉपर एसेट वैल्यूएशन है, एसेट वैल्यूएशन एज पर AS2 होना चाहिए, ठीक है, बट वो ठीक से नहीं प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं कर रही, या हर टाइम मतलब मेथड ऑफ वैल्यूएशन इन्वेंट्री चेंज कर रहे हैं हर साल, जिससे क्या होता है कि ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन हो रहा है किसी साल में, ठीक है। सो दीज आर द वेज इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी फ्रॉडुलेंटली रिपोर्टेड। सो नॉन फाइनेंशियल क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल्स, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, ये सब फ्रॉडुलेंट देना। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट क्रेडेंशियल मतलब क्या, सपोज कोई पोस्ट के लिए CA रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो CA है नहीं कोई, बट वो क्लेम करते हैं कि CA है, ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट्स है, उसका ग्रेजुएशन डिग्री फेक है, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स फेक है, ठीक है। तो इन दिस केस द नॉन फाइनेंशियल फ्रॉड्स कैन टेक प्लेस, ठीक है। अब करप्शन कैसे कैसे हो सकता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो करप्शन में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे परचेजेस स्कीम्स, सेल्स स्कीम्स, अदर्स। जैसे मान लो किसी अपने जान पहचान के पर्सन को वो कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे हैं कंपनी का, है ना, इवन दो द पर्सन इज चार्जिंग हाई प्राइजेस एंड बाकी लोअर बिड्स वाले को नहीं दे रहा अपना, क्योंकि ही नोज़। और ब्राइबरी ले रहा है, मतलब क्या, हमेशा घूस लेना नहीं, मतलब पैसा ही लेना नहीं होता ब्राइबरी, मतलब इन काइंड भी अगर कुछ बेनिफिट ले रहे हो, जिसको बोलते हैं हम लोग इनवॉइस किक बैक। मतलब किक बैक क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ करो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं किक बैक,
आई एम किकिंग यू सो यू किक मी बैक, ठीक है। तो वो होता क्या है ना कि मैं आपको कुछ बेनिफिट दे रहा हूँ तो आप भी मेरे को इनडायरेक्टली कोई बेनिफिट दे दो, ठीक है। बिड रिगिंग क्या होता है, मान लो अगर 5 बिडर्स आए तो 3 बिडर्स क्या करते हैं ना कि हम लोग इतना प्राइस ही फिक्स कर लेते हैं और इतना ही रिग करेंगे हम लोग, मतलब बिड करेंगे। तो क्या होता है, वो होता है बिड रिगिंग, ठीक है। और अदर वेज भी होता है ब्राइबरी में। और फिर इलीगल ग्रेटिट्यूड्स, मतलब मान लो किसी से गिफ्ट ले लेना, किसी पार्टी से, है ना, सप्लायर से गिफ्ट ले लेना ताकि महंगा गिफ्ट आईफोन ले लिया, ठीक है, कंपनी का एम्प्लॉई, और उसी को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहा है बार बार, है ना। सो दिस विल अमाउंट टू करप्शन, फ्रॉड्स। और इकोनॉमिक एक्सटॉर्शन भी होता है, ठीक है, किसी को ब्लैकमेल करना, कंपनी के एम्प्लॉय को या सप्लायर को इनडायरेक्टली, है ना। सो दिस वे द टाइप्स ऑफ, ये आपका क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। और उसके अंदर इंटरनल फ्रॉड्स के अंदर 3 टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं। क्या क्या, करप्शन, एसेट मिस अप्रोप्रिएशन एंड फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट। तो हम लोग ने फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट देख लिया, करप्शन भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एसेट मिस अप्रोप्रिएशन। एसेट मिस अप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, आप एसेट्स ऑफ द कंपनी के साथ छेड़छाड़ करते हो। एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं आपका, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, है ना, टेंजिबल एसेट्स जैसे मशीनरी हो गया, हाँ, कैश हो गया, है ना। और एसेट्स में भी क्या हो सकता है, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, है ना। तो उसके साथ आप क्या क्या छेड़खानी कर रहे हो, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या टाइप्स है, देखो इसमें टाइप्स क्या क्या है। कैश में क्या हो सकता है, लार्सनी, कैश ऑन हैंड, डिपॉजिट्स, अदर्स। इन सब के साथ अगर कोई छेड़खानी कर रहा है तब फिर इट अमाउंट्स टू कैश फ्रॉड्स, ठीक है, कैश एसेट मिस अप्रोप्रिएशन। एंड स्कीमिंग में क्या होता है, सेल्स अनरिकॉर्डेड, अंडरस्टेटेड हो तब इट अमाउंट्स टू स्कीमिंग फ्रॉड्स। रिफंड्स एंड अदर्स, रिफंड जो है वो आप प्रॉपर्ली नहीं कलेक्ट कर रहे हो या रिफ़ंड ठीक से नहीं दे रहे हो किसी को भी। रिसीवेबल्स, राइट ऑफ स्कीम्स, मतलब किसी बैड डेटर को आप राइट ऑफ कर दे रहे हो, ऑल्दो उसका पेमेंट आपको आ गया था बट वो पेमेंट एम्प्लॉय कलेक्ट कर लिया अपने अकाउंट में, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्कीमिंग फ्रॉड्स। और एक टाइप का फ्रॉड, और एक कैश में क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, बिलिंग स्कीम्स मतलब फ्रॉड बिलिंग स्कीम्स। मतलब मान लो कि जो बिल नहीं बना रहा है, कोई एम्प्लॉय सेल कर रहा है बट उसका बिल नहीं बना रहा है एंड कैश में सेल्स कर रहा है, वो सारा कैश खुद ही रख ले रहा है ना। पेरोल स्कीम मतलब घोस्ट एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ है नहीं बट उसको फिर भी इसको सैलरी पे हो रहा है कंपनी की तरफ से। एक्सपेंस रिम्बर्समेंट स्कीम, क्या होता है कि एक्सपेंस 400 हुआ बट वो एम्प्लॉय क्लेम कर रहा है 2000 रुपया, है ना। और टेम्परिंग मतलब चेंज करना, है ना, इन्वॉइस को चेंज करना, उसका डेट चेंज करना। 1700 रुपये का इन्वॉइस था बट लास्ट को वो 0 हटा दिया, ठीक है, तो 170 रुपये का इन्वॉइस हो गया। रजिस्टर डिसबर्समेंट, रजिस्टर के साथ छिड़कानी करना, ठीक है। अब नॉन कैश क्या क्या हो सकता है, मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है। और लार्सनी में क्या होता है, सो लार्सनी में मतलब क्या होता है कि इट इज़ थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है, एसेट रिक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र, फॉल्स सेल्स एंड शिपिंग, ठीक है, मतलब शिप किया ही नहीं उसको फिर भी बोल रहा है कि प्रोडक्ट शिप हो गया। परचेजिंग एंड रिसीविंग में फ्रॉड, अनकंसिडर्ड लार्सनी, दैट इज़ डिनाइंग थेफ्ट किया है फिर भी डिनाई कर रहा है ना। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स इन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब एक बार आप माइंड में अपने पिक्चर ले लो इसका, है ना। तो इसमें सारा कवर हो जाता है। अब इन केस ऊपर एक भी केस स्टडीज़ आ सकती है कि मान लो बैंक का फ्रॉड हुआ तो इन केसेस पे आएगा, एसेट्स का हुआ तो इन पे आ सकता है, कैश या नॉन कैश पे, करप्शन रिलेटेड हुआ तो इस पे आएगा, है ना, एसेट रिलेटेड हुआ तो यहाँ से आएगा। और साइबर फ्रॉड्स तो आपको पता ही है कैसे होता है। साइबर फ्रॉड मतलब ऑनलाइन फ्रॉड, है ना। सिक्योरिटीज़ फ्रॉड मतलब वही कि आप शेयर मार्केट में कुछ इरेगुलरिटीज़ कर रहे हो, है ना, तो उस हिसाब से होता है अपना ये टाइप्स ऑफ फ्रॉड कंप्लीट। सो बैंक फ्रॉड, द नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड्स इन इंडिया इज़ सब्सटेंशियल, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैंक्स इतने सारे पब्लिक हैं आजकल, सबके पास बैंक अकाउंट होते हैं, तो और जो इलिटरेट होते हैं उनको जो स्कैमर्स हैं वो लोग टारगेट करते हैं। सो इट इज़ इंक्रीजिंग इन ऑल मेजर ऑपरेशनल एरियाज इन बैंकिंग। देयर आर डिफरेंट एरियाज वेयर फ्रॉड में एग्जिस्ट, लाइक बैंक डिपॉजिट, इंटर ब्रांच अकाउंटिंग या ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो बैंक के एम्प्लॉयज़ ही हो सकता है कि फ्रॉड में इन्वॉल्व हो, ठीक है। सो कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हम लोग देखे थे बहुत अच्छे से कि एसेट में हो सकता है, एसेट में से अप्रोप्रिएशन हो सकता है, वो सारा, है ना। आर एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय इंडिविजुअल और कंपनी दैट आर डन इन अ डिसऑनेस्ट एंड इलीगल मैनर, ठीक है, एंड आर डिज़ाइन टू गिव एन एडवांटेज टू द परपिट्रेटिंग इंडिविजुअल या कंपनी, ठीक है। लाइक एग्जांपल, इन 2009 सत्यम फाउंडर
Ramalinga Raju declared he had inflated profit and jacked up the company's balance sheet by more than $1 million. ठीक है. So in this way corporate frauds होते हैं. ठीक है, by falsifying of accounts of the company. Frauds which are committed by employees of the organization are called occupational और employee fraud, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं. ठीक है. और इंश्योरेंस फ्रॉड्स क्या होता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स इन इंश्योरेंस सेक्टर. इंश्योरेंस फ्रॉड इज एन एनी एक्ट कमिटेड विद द इंटेंट टू ऑब्टेन फ्रॉडुलेंट आउटकम फ्रॉम एन इंश्योरेंस प्रोसेस. ठीक है, मान लो इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, बट आपका गोडाउन में मान लो 25 टीवी था, बट आप क्लेम करते हो कि मेरे यहाँ 50 टीवीज़ था और वहाँ जानबूझ के आप आग लगा देते हो. ठीक है, और बोलते हो कि या फिर चोरी हो गया है ना, बोलते हो झूठ, जबकि आप उस सारा टीवी ले जाते हो अपने घर पे या फिर किसी रिलेटिव के घर पे वहाँ रख देते हो इन ऑर्डर टू क्लेम द इंश्योरेंस. ठीक है, सो इन दिस वे इंश्योरेंस फ्रॉड्स होते हैं. दिस में अकर व्हेन अ क्लेमेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन सम बेनिफिट. क्लेमेंट मतलब क्या होता है? जो पॉलिसी लिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, दैट इज़ द ओनर ऑफ द टेलीविजन का शोरूम. ठीक है, टू विच दे आर अदरवाइज नॉट इंटाइटल्ड. जैसे कि आग लगाई नहीं, चोरी हुई नहीं, बट स्टिल यू आर क्लेमिंग फॉर द इंश्योरेंस मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉड. ठीक है, व्हेन एन इंश्योरर नोइंगली डिनाइज सम बेनिफिट दैट इज़ ड्यू. और ठीक है, तो ये सब है इंश्योरेंस फ्रॉड्स. और इंश्योरर, ये तो हो गया था आपका जो इंश्योरेंस लिया वो झूठ बोल रहा है. ठीक है, बट इंश्योरेंस कंपनी भी कभी कभी जो क्लेम्स है वो नहीं मानती है, जबकि क्लेम जेन्युइन होते हैं, तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू इंश्योरेंस फ्रॉड. ठीक है, सो आप देखते हैं साइबर फ्रॉड्स. साइबर फ्रॉड्स क्या होता है? इंक्लूड्स एनी क्रिमिनल एक्ट डीलिंग विद द कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क्स. इसके थ्रू होता है साइबर फ्रॉड्स. इट ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रेडिशनल क्राइम्स कंडक्टेड थ्रू इंटरनेट लाइक हेट क्राइम्स, टेलीमार्केटिंग, इंटरनेट फ्रॉड्स एसेट्रा. ठीक है, तो ये ऑल्सो अमाउंट्स टू साइबर फ्रॉड्स. ठीक है, अब सिक्योरिटीज़ फ्रॉड में क्या होता है? दिस स्कैम्स ऑकर बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट. कौन सा मार्केट? सिक्योरिटीज़ मार्केट. ठीक है, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज. ठीक है, आइदर बाय इनसाइडर्स और बाय लार्ज प्लेयर्स इन स्टॉक मार्केट. ठीक है, अब कैसे हो सकता है? जैसे देखो, अगर कोई बड़ा प्लेयर है, ठीक है, उसको अगर शेयर का प्राइस बढ़ाना है, ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो क्या करेगा कि उसके पास तो पैसा है ही बहुत सारा, है ना, तो वो क्या करेगा ना, किसी सिक्योरिटी को परचेज़ करता जाएगा, फिर उसका बहुत डिमांड क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, सेलर तो होंगे नहीं इतना, तो फिर क्या होगा? उसका प्राइस बढ़ता जाएगा. फिर जब प्राइस उसका बहुत बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वो अचानक से सारा सेल करने लग जाएगा. ठीक है, और जब प्राइस बढ़ता है तो बहुत सारे जो बुल्स होते हैं इन द मार्केट, दे बाय द शेयर सेइंग कि हाँ कोई बड़ा आदमी इसको खरीद रहा है ना. फिर क्या होता है? फिर अचानक से बड़ा आदमी सेल भी कर देता है उतना जल्दी. ठीक है, तो क्या होता है? जो जनरल इन्वेस्टर रहते हैं फिर उनका पैसा तो गिरता जाता है, क्योंकि वो अमाउंट फिर अचानक इतना बड़ा सेल होने की वजह से डिमांड सप्लाई क्या होता है? बहुत बढ़ जाता है. तो फिर क्या होता है? प्राइस गिरने लग जाता है उस सिक्योरिटी का या शेयर का. सो इस तरीक़ा से होता है सिक्योरिटी फ्रॉड. who cause stock prices to fluctuate unusually for their own gain. ठीक है, either through insider information or through unfair trading practices. Example, Harshad Mehta scam of ₹4,000 crores and Ketan Parekh scam of ₹1,000 crores. So these are the two examples of security scam. So guys, अभी हम लोग देखेंगे live cases. Example, first one is forensic audit on PNB scam and forensic audit on Dena Bank, which is on page 33 of the module. So let's see. सो रिसेंट केसेस में क्या है? PNB स्कैम. नीरव मोदी वॉज समटाइम्स रेफर टू एज ज्वेलर टू द स्टार्स, क्योंकि ही वॉज अ वेरी रिनाउंड ज्वेलर विथ हिज पीसेस वॉर्न बाय प्रियंका चोपड़ा. मतलब बहुत नामी लोग उसको खरीदते थे. ठीक है, मोदी सीमिंगली charmed life came to a crashing halt in 2018 when the second largest state-run Indian bank PNB filed a police complaint against Modi, another jeweler Mehul Choksi and others, alleging that the man had conspired with two of its staff to defraud the bank nearly by $43 million. ठीक है, so after the CBI launched an investigation in Feb, PNB revealed the total amount involved in the fraud was closer to $2 billion. As the investigation continued, regulators discovered that Modi conspired. Obviously, Nirav Modi conspired with the bank employees to fraudulently obtain letters of undertaking from PNB. Letters of undertaking act as guarantee by the issuing bank, similar to letter of credit. ठीक है, क्यों लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? हम लोग पढ़े पहले कि जैसे मान लो अभी कोई
इंटरनेशनल सेल हो रहा हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मेरे को लगता है कि अगर मान लो मैं एप्पल कंपनी से कुछ फ़ोन्स मंगाता हूँ, ठीक है, तो क्या हुआ, वो लोग वहाँ से अगर 50,000 फ़ोन भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग को रहेगा कि पहले पेमेंट कर दो, और मैं इतना बड़ा अमाउंट किसी इंटरनेशनल पार्टी को कैसे पेमेंट कर दूँ बिना रिसीव किए गुड्स। सो उसमें क्या होता है कि मैं बैंक के पास जाता हूँ और बैंक को बोलता हूँ कि भैया आप एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दो उनको कि जब मुझे गुड्स मिल जाएगा या गुड्स जब शिप हो जाएगा तब मैं आपको पेमेंट तुरंत कर दूँगा, बैंक तुरंत पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इट एक्ट्स एज अ गारंटी की पेमेंट हो जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ बैंक, ठीक है। और बैंक में कौन जाता हूँ, मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरे को एप्पल से फ़ोन खरीदना है ना। और इससे क्या होता है, सेलर को भी रहता है कि हाँ अगर मैं प्रोडक्ट शिफ्ट कर दिया तो मेरे को पैसा मिल जाएगा, है ना। सो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में लेटर ऑफ क्रेडिट यूज़ होता है, ठीक है। द LOUs इन क्वेश्चंस वेर इशूड फ्रॉम PNB वाया द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, ये इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन, स्विफ्ट, ठीक है। स्विफ्ट नेटवर्क क्या होता है कि जब भी कोई इंटरनेशनल सेल होता है ना, तो उसमें आपको क्या होता है, आपके बैंक का, जैसे मान लो आपको इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करना है या सेंड करना है, तो आपको एक स्विफ्ट कोड आपके पास होना चाहिए। आपके बैंक का आपका नियरेस्ट ब्रांच जो है अगर वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करता हो तो वो एक कोड देता है, ठीक है। तो वो एक कोड होता है स्विफ्ट। इट इज़ इश्यूड बाई सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स एंड वेयर इशूड विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। सो जो स्विफ्ट कोड जो थे ना वो विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन इशू किए गए थे, ठीक है। दे ऑल्सो वे नॉट रिकॉर्डेड इन PNB's रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम अलाउइंग मोदी एंड चौकसी टू अवॉइड डिटेक्शन वाइल ऑब्टेनिंग लोन इन अदर कंट्रीज, ठीक है। तो इस बेसिस पे वो लोग क्या करते थे, अदर कंट्रीज़ में लोन ले लेते थे। सो मोदी फ्लैड इंडिया बिफोर द स्कैंडल ब्रोक। As a result of the fraud, the RBI discontinued the acceptance and issuance of LOUs. The RBI also ordered Indian financial institutions to integrate the SWIFT network with their central information system. ठीक है, as of print, Modi is still considered a fugitive. Fugitive मतलब a fraudulent person, ठीक है, जो भाग जाता है, भगोड़ा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फॉरेंसिक ऑडिट ऑन देना बैंक। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑर्डर्ड फॉरेंसिक ऑडिट ऑन देना बैंक एंड OBC इन ₹437 करोड़ फ्रॉड, ठीक है। द फाइनेंशियल मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्डर्ड अ फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ देना बैंक एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स आफ्टर सम ऑफ देयर मुंबई बेस्ड ब्रांचेस allegedly misappropriated funds worth ₹437 crores mobilized through fixed deposits, ठीक है। In the case of Dena Bank, the misappropriation was to the tune of ₹257 crore and related to the funds mobilized from 7 corporates, ठीक है। 7 corporates से फंड वो इधर उधर होता था। In Oriental Bank's case, it related to misappropriation of funds amounting to ₹180 crores, reportedly belonging to the Jawaharlal Nehru Port Trust. The CBI investigation is looking into the alleged fraud. The developments are disparate ones and took place at different times, but a common feature could be that they centered on mobilizing deposits, fixed deposits, bulk deposits, है ना। The incident have again brought to the fore the weak risk management system in public sector banks, ठीक है। मतलब इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत वीक होता है। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल्स हैव बीन टेकन टू टास्क, सम डिसिप्लिनरी एक्शन इज बीइंग टेकन, देयर आर ऑल्सो सम सस्पेंशंस, सम ट्रांसफर्स, ठीक है। he was speaking on the sidelines on a realty and banking conclave in Mumbai. Shri Sandhu added that financial ministry would soon make it mandatory for all senior officers like DGM and GMs to undergo a compulsory risk management course, ठीक है, before they are considered for promotions. He said these instances of misappropriation have happened at the lower branch level because of the lack of due diligence and non-adherence to norms and procedures. Shri S.L. Bansal, former CMD of Oriental Bank, told Business Line in New Delhi that the bank had furnished the necessary information to the forensic auditor. The incident is in Oriental Bank of Commerce dated Feb 2014, and the bank has swung into action early in March itself to nip the fixed deposit scam in the bud. And Shri Bansal, one of the initial amount of 180 crore, as much as 110 crore was immediately recovered. मतलब 180 करोड़ जो था का जो फ्रॉड था उसमें से 110 तो इमीडिएटली रिकवरी कर लिया। मतलब ओबीसी जो था
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, उसका एम्प्लॉय, उसका जो मैनेजमेंट था, वो टॉप मैनेजमेंट, वो बहुत ही फास्ट था, मतलब उसमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड किया और पैसा भी बहुत जल्दी ही रिकवर कर लिया, ठीक है। सो इतना ह्यूज फ्रॉड नहीं था ओबीसी का एज कंपेयर टू दैट ऑफ पीएनबी। सो अब हम लोग देखेंगे डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। डायरेक्टर्स लायबिलिटी इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू प्रिंसिपल एरियाज में हम लोग डायरेक्टर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, लायबिलिटी अंडर द कंपनीज एक्ट 13 एंड लायबिलिटी अंडर द अदर इंडियन स्टैट्यूज, ठीक है, ठीक है। द स्कोप ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू स्टॉप द टेंडेंसीज ऑफ फ्रॉड इन कॉर्पोरेट्स, ठीक है। डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा कि बाकी भी सब ठीक होने लग जाएगा, ठीक है। अगर टॉप मैनेजमेंट ही मतलब नेग्लिजेंट है तो फिर बाकी एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, है ना। सो उसके लिए कंपनीज एक्ट में स्ट्रिक्ट प्रोविजंस आ चुके हैं। डायरेक्टर्स कैन बी हेल्ड लायबल बोथ जॉइंटली एंड कलेक्टिवली फॉर any and every act, commission or omission which is prejudicial to the interest of the company and violates any of the duties discharged by them, ठीक है। तो डायरेक्टर्स को जॉइंटली, सारे डायरेक्टर्स को एक साथ या फिर अलग अलग करके भी सेवरली जो भी इन्वॉल्व हो फ्रॉड में उनको एक साथ भी कर सकते हैं हम लोग पेनलाइज, ठीक है, या रिकवर कर सकते हैं उनसे फ्रॉड का अमाउंट, ठीक है। डायरेक्टर्स पर्सनल लायबिलिटी, एज अ जनरल रूल कंपनी एंड डायरेक्टर्स आर सेपरेट एंटिटीज, बट फ्रॉड अगर हुआ तब क्या होगा, डायरेक्टर्स हैज़ नो पर्सनल लायबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी जनरली, ठीक है। बट हाउएवर इन दीज सर्कमस्टेंसेस अ डायरेक्टर मे बी हेल्ड लायबल ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कब, लायबिलिटी फॉर टैक्स, डेट्स ऑफ द कंपनी, लायबिलिटी फॉर कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट, रिफंड ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी, मिस स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि ये लोग तो बिजनेस चला रहे हैं कंपनी का, अगर यही गलत कर रहे हैं तो इनके घर से हम लोग पैसा रिकवर कर सकते हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी क्या हुआ, डिसऑनर्ड चेक बाउंस हो गया, मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ऑफेंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, पेनल्टी, टैक्स ठीक से नहीं भर रहे, टैक्स को चोरी कर रहे हो, ऑफेंस अंडर लेबर लॉज, लेबर का मिसयूज़ कर रहे हो, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स एसेट्रा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, ठीक है। कॉर्पोरेट व्हील कब कब लिफ्ट कर सकती है कोर्ट, ठीक है। तो ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, अगर ऐसा लगता है कि कंपनी का बिजनेस जो है ना इट वॉज कैरिड ऑन टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स या फिर फॉर एनी अदर फ्रॉडुलेंट पर्पस, ठीक है। पर्सन नोइंगली पार्टीज टू कैरिंग ऑन बिजनेस इन फ्रॉडुलेंट मैनर शैल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी, ठीक है। जो भी फ्रॉड कर रहा है वो पर्सनली लायबल रहेगा और उसका कोई लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, उसका पर्सनल एसेट्स भी फ्रीज हो सकता है, ठीक है। लिफ्टिंग ऑफ व्हील एज रिकॉग्नाइज्ड बाय कोर्ट्स, कोर्ट्स कब लिफ्ट कर सकते हैं, द कॉर्पोरेट व्हील में बी लिफ्टेड वेयर अ स्टैट्यूट इटसेल्फ कंटेम्पलेट्स दिस, अगर किसी लॉ में लिखा है कि कोर्ट को लिफ्ट कर सकता है तो फिर वो लिफ्ट कर देगा। फॉर प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट, कोई भी फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए या पता करने के लिए कि कौन कल्प्रिट है, उसके लिए भी कोर्ट जो है कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर सकता है। वेयर अ टैक्सिंग स्टैट्यूट और अ बेनिफिशियल स्टैट्यूट इज सॉट टू बी एवेटेड, ठीक है। वेयर एसोसिएटेड कंपनीज आर इनएक्सट्रिकेबली कनेक्टेड एज टू बी इन रियलिटी पार्ट ऑफ वन कंसर्न, मतलब मान लो टैक्स बचाने के लिए आप एक दूसरा कंपनी खोल लिए बल्कि आप ही उस कंपनी को चला रहे हो, ठीक है। तो इस सब केसेस में क्या हो सकता है ना, कब कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो सकता है। कॉर्पोरेट विल होता क्या एक्चुअली कि कंपनी और मैनेजमेंट सेपरेट पर्सन होते हैं, ठीक है। बट कई बार हम लोग को जानना पड़ता है कि एक किसी एक्शन के पीछे या फ्रॉड के पीछे कि कौन एक पर्सन इन्वॉल्व था पर्टिकुलरली, तो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग पता करते हैं कि कौन वो एक्शन लिया या कौन वो डिसीजन लिया या कौन वो फ्रॉड एक्टिविटी किया। तब वो क्या होता है हम लोग पता करते हैं पूरा कि कंपनी के पीछे है कौन जो ये कंपनी के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया जिसकी वजह से फ्रॉड हुआ या फिर स्टेक होल्डर्स को नुकसान हुआ, ठीक है। अल्ट्रा वायर्स, अ शेयर होल्डर में ब्रिंग एन एक्शन अगेंस्ट द कंपनी एंड इज डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स विच अल्ट्रा वायर्स द MOA एंड AOA आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट कोई काम होता है तो कोई भी शेयर होल्डर कंपनी के अगेंस्ट या डायरेक्टर के अगेंस्ट कोई एक्शन ले सकता है। A fraud on minority. Directors in company would also be liable if conduct of majority shareholder constitute a fraud on minority. अगर majority shareholders ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं ऑन माइनॉरिटी तब भी ऑल्सो इट विल अमाउंट टू फ्रॉड, ठीक है। वेयर द शेयरहोल्डर पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन विद एन इफेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेजॉरिटी शेयरहोल्डर्स एंड माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स सो एज टू गिव द फॉर्मर but that is majority shareholder and an advantage of which the latter were deprived, so this will amount to fraud, ठीक है। Action against directors by SEBI
In case of listed companies, SEBI may proceed against directors where the interest of directors of listed company फेल टू मेक सर्टन डिस्क्लोजर जो करना पड़ता है टाइमली, अगर वो नहीं करे तो फिर सेबी भी डायरेक्टर्स के अगेंस्ट एक्शंस ले सकता है, ठीक है। जैसे क्या क्या, सेबी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसफर रेगुलेशन का कंप्लायंस नहीं किए, सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग अगर हुआ है 1992 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर उसके अगेंस्ट भी आप पेनलाइज हो सकता है डायरेक्टर। एंड लायबिलिटी अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है ऑफ डायरेक्टर्स। सो इन दिस वे वी कंप्लीट द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 2